Hello friends, let us start with part 2 of this chapter first of NCRT class 10th. So previous class we have understood that how chemical reactions are explained and how chemical equation is represented and what are the important points which we should take in consideration while representing a chemical equation. अब हम इसके आगे देखेंगे व्हाट इज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग करने के लिए हमने सबसे पहले एक सैंपल इक्वेशन ले ली है जहाँ पे कि बैरियम क्लोराइड जो है वो अल्मोनियम सल्फेट से रिएक्ट करके हमको अल्मोनियम क्लोराइड और बैरियम सल्फेट देता है। तो ये एक रॉ इक्वेशन है। ये एक रॉ इक्वेशन इसलिए है क्योंकि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हमारे LHS में और जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हमारे RHS में सारे एलिमेंट्स के वो इक्वल नहीं है। और हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जैसे कि हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है हमारा यहाँ पे कहता है कि द नंबर ऑफ atoms taking part in the reaction in the reactant side should be equal to the number of atoms taking part in the reaction at the product side। तो अब हम इसको देखेंगे कि बैलेंस करते कैसे हैं। तो जो एक प्रोसेस है या जो एनसीईआरटी का एक मेथड है हम उसी को लेके चलेंगे। उसके बाद जैसे ही आप फ्रीक्वेंट हो जाएंगे तो आप किसी भी रिएक्शन को आसानी से आप देख के उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। तो लेट अस सी एनसीईआरटी ने क्या हमें बताया है। एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमको पहले इन सारे जो भी कंपाउंड्स या एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सारों को हमें एक टेबल में लिखना है और LHS और RHS में कितने कितने एलिमेंट्स कि कितने कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये हमको पहले नोट डाउन करना है। उसके बाद हम बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम एक टेबल बनाते हैं उसके बाद हम अपनी बैलेंसिंग को स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना पहला कंस्टिट्यूएंट देखते हैं जो है बैरियम। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैरियम जो है हमारा वो LHS में एक एटम बैरियम का है और RHS में भी हमारे बैरियम का एक एटम है। तो हम इसको नोट डाउन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे कंस्टिट्यूएंट को जिसको कि हम क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन हमारे पास RHS में LHS में क्लोरीन हमारे पास 2 है और RHS में हमारे पास क्लोरीन 3 है। चलिए इसको भी नोट डाउन करते हैं। सिमिलरली अब हम एल्युमिनियम और सल्फेट आयंस को भी हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। सल्फर, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम जो भी बचे हुए हैं उनको हम नोट डाउन करेंगे। उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर देखेंगे। तो देखिए अब हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास बैरियम LHS में 1 है और RHS में 1 है। क्लोरीन हमारे पास LHS में 2 है, RHS में 3 है। अल्युमिनियम हमारे पास LHS में 2 है, RHS में 1 है। सल्फर हमारे पास 3 है LHS में और RHS में 1 सल्फर है। इसी तरह ऑक्सीजन हमारे पास 12 है LHS में और RHS में हमारे पास 4 ऑक्सीजन है। अब हम इनकी बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अल्युमिनियम से। अल्युमिनियम हमारे पास स्टार्टिंग में हमारे पास LHS में अल्युमिनियम 2 है और RHS में 1 है। तो अब हम ये देखें कि हमारा जो अल्युमिनियम है वो हमें दिख रहा है कि 2 अल्युमिनियम यहाँ पड़े हैं और यहाँ पे हमारे पास 1 अल्युमिनियम है। तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ हमारे पास 2 अल्युमिनियम इधर हो जाएंगे और 2 अल्युमिनियम इधर हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन में हमने
RHS में 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो अब इसके वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा उसको भी हमें नोट डाउन करना होगा और उसको सॉर्ट करना होगा कि इससे जो डिफरेंसेस आए हैं इस 2 को मल्टीप्लाई करने से, जो बाकी एलिमेंट में डिफरेंसेस आए हैं उनको भी हम कवर अप करें। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एल्युमिनियम 2 हो गया और यहाँ पे भी एल्युमिनियम 2 हो गया, मगर यहाँ पे एल्युमिनियम 2 करने से हमारे पास क्लोरीन 6 हो गया, जबकि हमारे पास क्लोरीन इनिशियली हमारे पास क्लोरीन 2 थे। अब हमारे पास क्लोरीन हो गए 6, तो हमको किसी भी तरीके से क्लोरीन को बैलेंस आउट करना है। तो अब हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बैरियम को। जैसे हमने बैरियम को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्लोरीन हो गए 6 क्लोरीन हो गए और यहाँ पे भी 6 क्लोरीन हो गए, यानी कि LHS और RHS में क्लोरीन के एटम्स हमारे बैलेंस हो गए और एल्युमिनियम के भी एटम बैलेंस हो गए। पर दिक्कत क्या आई कि यहाँ पे हमारे पास बैरियम के 3 एटम्स हो गए, जबकि हमारे पास जो रॉ एटम था LHS में और एक ही एटम था RHS में। तो अब हमको बैरियम को दोनों साइड बैलेंस करना पड़ेगा। जब यहाँ पे 3 बैरियम हमने ले लिया है तो अब इस एंड पे भी हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो बैरियम दोनों एंड पे बैलेंस हो गया। अब दोनों एंड पे बैरियम को बैलेंस करते ही हमने ये देखा कि हमारे पास सल्फर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सल्फर जो है वो सिर्फ 3 है और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास सल्फर 3 है। इसका मतलब कि हमारा जो सल्फर कंटेंट है एटम का, जो सल्फर का नंबर है वो दोनों साइड बैलेंस्ड है। तो अब हम दूसरे पे शिफ्ट करते हैं, हम ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास LHS में 12 है और RHS में भी हमारे पास ऑक्सीजन 12 है। अब हमको इस स्टेज में दोबारा से ये अपना टेबल राइट डाउन करना पड़ेगा ताकि हमको ये पता चले कि अब हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं। तो अब हम इस टेबल को दोबारा से लिखेंगे और इसको लिखने के लिए मैं यहाँ पे आपके पास एक दूसरे कलर का यूज़ करूँगा ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ, अभी तक जो हमारे एटम थे रॉ स्केलेटन इक्वेशन के, अब उनको हमने कैसे बदल दिया है। देखिए अब जो फाइनल बैलेंस इक्वेशन आया है उसमें हमारे पास बैरियम 3 है LHS में और RHS में भी हमारे पास बैरियम 3 है। अब हमारे पास क्लोरीन 6 है LHS में और RHS में भी हमारे पास क्लोरीन 6 है। अब हमारे पास एल्युमिनियम LHS में 2 है और RHS में भी 2 है, तो ये 2 इधर भी है और 2 इधर भी है। उसके बाद हमारे पास सल्फर LHS में 3 है और RHS में भी हमारे पास सल्फर 3 है। इसी तरीके से ऑक्सीजन हमारे पास 12 है LHS में और RHS में भी ऑक्सीजन हमारे पास 12 है। तो अब हमको ये देख के समझ में आ रहा है कि हमारा जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है LHS में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो RHS के नंबर ऑफ एटम्स से इक्वल है। मतलब कि जो हमारी नई इक्वेशन बन के आई है 3 बैरियम क्लोराइड इज इक्वल टू अल्मोनियम सल्फेट, इट गिव्स 2 अल्मोनियम क्लोराइड प्लस 3 बैरियम सल्फेट। तो ये जो इक्वेशन हमारी बन के आई है ये इक्वेशन हमारी फाइनली एक बैलेंस इक्वेशन है। चलिए अभी तक हमने देखा था कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशंस की। तो बैलेंसिंग पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। अब आप दो एक एग्जांपल्स अपने से सॉल्व करिएगा, उसके बाद हम इस चैप्टर को खत्म करने के बाद बैलेंसिंग की कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। फिलहाल हम चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर। तो केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं? देखिए एनसीईआरटी में जैसे हमें बताया गया है कि यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप है मोटा मोटी जो है, कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कुछ बुक्स में इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रोसीजर सेम ही है बस थोड़ा सा फर्क है, अभी हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन से। देखिए कम्बिनेशन रिएक्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं, एक रफ आइडिया इस तरीके से ले सकते हैं। अगर दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स या एलिमेंट या कंपाउंड रिएक्टेंट एंड पे आपस में रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसे रिएक्शन का एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जांपल बहुत सारे हैं पर एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड
को जब हम वाटर से ऐड करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड होता क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड आपका जो है ये क्विक लाइम होता है। क्विक लाइम जैसे कि अब तो डिस्टेम्पर और पेंट्स का ज़माना आ गया है। हाँ, पुराने टाइम में या अभी भी गाँव में जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, उसको पानी में डाला जाता है और पानी में डालने के बाद वो पानी से ऐड होते ही वो एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है उसके अंदर बबल्स आते हैं और हीट निकलती है। सिजलिंग साउंड भी होता है उससे, और ये रिएक्शन होने के बाद उसमें फॉर्मेशन होता है स्लैग लाइम का। स्लैग लाइम एक वाइट कलर का वाइट टेक्सचर का पेस्ट होता है। इसी पेस्ट को हम गांव में वॉल पे पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब जब ये स्लैग लाइम वॉल पे पेंट होता है तो इसके अंदर आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, इसके अंदर ब्लू कलर का हम लोग नील या कोई कलर भी डालते थे ताकि ये थोड़ा सा ब्लूइश टेक्सचर इसके अंदर आ जाए। तब हम इसको दीवालों पे पेंट किया करते थे और दीवालों पे पेंट होने के बाद ये हल्का सा डल रहता था और फिर सुबह के टाइम पे ये एकदम वाइटिश मिल्की वाइटिश कलर का हो जाता था, दीवार एकदम सफ़ेद हो जाती थी। तो वो इसलिए होता था कि ये स्लैग लाइम जब आप एयर एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनाते ही ये जो है वाइट मिल्की टेक्सचर देना शुरू कर देता है। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे कम्बिनेशन रिएक्शन की। कम्बिनेशन रिएक्शन का एक सिंपल एग्जांपल मैंने दिया है क्विक लाइम का। क्विक लाइम क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बहुत विग्रस रिएक्शन होता है ये, और रिएक्ट करने के बाद बनाता क्या है, स्लैग लाइम। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे कि हम कोल को अगर हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन में तो हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन के। तो फिलहाल आपको इस रिएक्शन को देखना पड़ेगा कि ये क्विक लाइम कैसे रिएक्ट करता है वाटर के साथ और स्लैग लाइम बनाता है। फिर दूसरा अगर रिएक्शन का टाइप हम देखने जाएं तो ये होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है कि रिएक्टेंट एंड पे एक कोई भी एक एलिमेंट जो है वो रिएक्ट करके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को देता है प्रोडक्ट एंड पे। तो ऐसे रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है फेरस सल्फेट 0.7H2O, मतलब FeSO4 0.7H2O, जिसे कि हम ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ग्रीन कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। जैसे इसको हीट किया जाता है इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है और ये एक डर्टी वाइट कलर का सॉलिड बन जाता है और वाटर इसमें से रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एक कंपाउंड को लिया, एक कंपाउंड को हीट किया और हमें दो कंपाउंड मिल गए। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल हो जाता है यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। इसी तरीके से अगर हम सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को लेते हैं और सिल्वर ब्रोमाइड को लेते हैं, ये वाइट कलर का सॉलिड होता है। इसे अगर हम लेते हैं और सनलाइट में इसको रख देते हैं तो सनलाइट में रखते ही ये क्या होते हैं, ये ग्रेइश टर्न हो जाता है। और ये ग्रेइश टर्न क्यों होता है, क्योंकि ये सिल्वर क्लोराइड जो है सनलाइट से रिएक्ट करके ये सिल्वर और क्लोरीन में एक सिल्वर और क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाती है और सिल्वर रह जाता है। तो ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है और ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं आपके सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसी तरीके से बहुत सारे रिएक्शन आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ले सकते हैं। जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया आपने तो आपको वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये भी एक तरह का एग्जांपल हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। बहुत तेरे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो फॉर्मेट होता है आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, जैसे कि आपने दो रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराया A प्लस BC, जहां पे A ने जो है C को रिप्लेस करके B के साथ बॉन्डिंग कर ली और AB बना लिया और C बाहर आ गया, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे एक टर्म आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब होता जब यहाँ A के साथ E या F कोई एलिमेंट कंपाउंड बनाता और ये दोनों आपस में रिएक्ट करते, दोनों रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते और ये आपस में इंटरचेंज कर लेते अपने कैटायन एनायंस को। तो ये हो जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि जिंक को अगर हम फेरस सल्फेट, एक्वस फेरस सल्फेट में जिंक सॉलिड को हम डालते हैं तो हमको जिंक सल्फेट मिल जाता है और आयरन सॉलिड पार्टिकल्स में मिल जाता है।
इसी तरीके से अगर हम कॉपर को रिएक्ट कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट से तो हमको कॉपर नाइट्रेट मिल जाता है और सिल्वर पार्टिकल मिल जाता है, सॉलिड सिल्वर मिल जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी कुछ एग्जांपल आपको दे देते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल ये बढ़िया सा दिया हुआ है यहाँ पे, बेरियम क्लोराइड, एक्वस बेरियम क्लोराइड अगर रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट से तो बेरियम सल्फेट बन जाता है और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। बेरियम सल्फेट सॉलिड जो है वाइट प्रेसिपिटेट होता है जो कि सेटल डाउन हो जाएगा आपके रिएक्शन के बाद, और सोडियम क्लोराइड सॉलिड बन जाता है। तो ये एक रिएक्शन है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक एग्जांपल और देख लीजिए डबल डिस्प्लेसमेंट का। अगर एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराया जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो हमको मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो हुआ कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इन एलिमेंट्स ने अपने कैटायंस और एनायंस को स्वैप कर लिया है। अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक रिएक्टिविटी सीरीज की अभी हम बात करेंगे आगे चल के, आगे के चैप्टर्स में, तो वहां से आपको पता चलेगा कि कौन से एलिमेंट्स किसको रिप्लेस करेंगे और कौन से एलिमेंट्स किसकी जगह लेंगे। तो ये चीजें जो हायर एलिमेंट्स जो हायर होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो लोअर एलिमेंट्स को रिप्लेस करते हैं और जो एलिमेंट्स लोअर होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो रिप्लेस हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको आगे चल के देखने को मिलेगी, अगले चैप्टर्स में देखने को मिलेगी कि रिएक्टिविटी सीरीज में किसका ऑर्डर क्या होता है। तो फिलहाल में आप ये जानिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट से एक रिएक्टेंट जब दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है तो वो उसको रिप्लेस करके खुद उसकी जगह ले लेता है और उसे बाहर कर देता है उसके कंपाउंड से, उसके रिस्पेक्टिव कंपाउंड से। तो आपको ये चीज पता ही होगा कि जब एक्वस फॉर्म में ये चीजें आती हैं तो ये अपने कंसेक्यूटिव कैटायंस और एनायंस में डिसोसिएट हो जाती हैं। तो अब इसका लास्ट